चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। हम लोग पढ़ रहे थे पालमपुर की खेती, पालमपुर में खेती, यही ना पढ़ रहे थे जी, है ना। पालमपुर गांव की कहानी में से पालमपुर में क्या खेती जो था उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें दो टॉपिक हम लोग पढ़े थे, एक क्या कि वही भूमि पर क्या ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। और एक और क्या, भूमि क्या स्थिर, भूमि क्या है स्थिर। यही देखे थे या नहीं देखे थे। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। इस टॉपिक का अर्थ मैं कल ही समझाया था थोड़ा सा, कि जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं क्या सब कुछ धारण करने की क्षमता है उसमें, नहीं है। भूमि एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है ना। अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। इसका कैसे प्रयोग करने की जरूरत है, सावधानी से। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है ना। क्या बताया गया, अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण से हरित क्रांति मतलब जानते हैं हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति जानता है कोई रे। हरित क्रांति में खेती में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है ना। उसमें खास करके गेहूं और क्या चावल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जिससे उसकी उपजाऊ की मात्रा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई है ना। जहाँ पे पहले के अपेक्षा गेहूं में हम लोग देखे थे लगभग कितने 2.5 गुना, मतलब जहाँ 1300 kg हो रहा था वहाँ पे कितना हो जा रहा था, लगभग 3200 kg है ना, 1 हेक्टेयर में है या नहीं है। तो वैसे बोल रहे हैं अनेक। अब हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में आया था। कब आया था, दशक मतलब समझते हैं क्या होता है, 10 साल। दशक मतलब क्या होता है, 10 साल है ना। 1960 का दशक बोलेगा तो 1960 से 1970 तक, 1960 का दशक बोला गया तो इसका अर्थ क्या हो गया, 1960 से 1970 है ना। तो 1960 के दशक में आया था, ठीक है। तो अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से, अब हरित क्रांति में सिर्फ बीज में ही परिवर्तन नहीं हुआ था, उर्वरक वगैरह भी प्रयोग करने लगे। जैसे एक से एक उर्वरक है, बायो पावर है, पोटास है, फास्फोरस है, क्या है जी, फॉस्फेट है, क्या क्या है उसमें। और बताइए सर आप, रिंकू जी, और कोई उर्वरक, यूरिया DAP, इतना ही, क्या बात, पोटेशियम। देखिए तो ये सारा उर्वरक, ये उर्वरक जो है मिट्टी की उर्वरता कम हो गई, मैंने उर्वरक के कारण से, अधिक उर्वरक के प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरता क्या हो गई, कम। उर्वरता मैंने बुझते हैं कि नहीं बुझते हैं, क्या बुझते हैं, उपजाऊ उसका कम है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। अब जैसे नलकूप से प्रयोग कर रहा है तो नीचे से पानी उठा रहा है, इससे जल स्तर जो है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, जल स्तर और गिरते जा रहा है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, है ना। अब मिट्टी की उर्वरता और भौम जल स्तर ये कई वर्षों में बनते हैं, ऐसा नहीं कि तुरंत बन जाएगा। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना क्या है, बहुत कठिन। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। किसकी देखभाल करनी चाहिए, पर्यावरण की, है ना। किसकी देखभाल करनी चाहिए, पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। अगला क्या है हमारा, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है ना। तो उससे पहले एक यहाँ पे दिया हुआ है, जरा समझिए। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। रासायनिक उर्वरक जो है, जिसको नहीं आता है वो सब समझिए रासायनिक उर्वरक क्या है। रासायनिक उर्वरक क्या है, जिनको नहीं आता है वे लोग क्या कीजिए, समझिए कि रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, पानी में क्या करते हैं, घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, और पौधों को क्या करते हैं, तुरंत उपलब्ध कराते हैं,
है ना। जैसे किसी को एनर्जी की ज़रूरत होता है, देखते हैं आजकल एकदम मतलब एक एक से एनर्जी का पीता है, ठीक है। एनर्जी मतलब कोई जूस पीता है, ग्लूकोज पीता है ना, तब एनर्जी मिलता है। ये नहीं एनर्जी का किंग स्ट्रिंग, वो सब कुछ नहीं है। एनर्जी किंग वो सब किंग नहीं है और बजाय फकीर, वो सब पीते रहेंगे ना तो क्या हो जाएगा, एनर्जी का किंग स्ट्रिंग, है कि नहीं। वैसा नहीं है। 2-3 साल से आ रहा है ना, ये 3 साल से आ रहा है सर, 3 साल आज तक टच नहीं किया उसको, नहीं पिया। बेकार एनर्जी का किंग उतना रहेगा तब फिर वही पीता आदमी, कहले दूध खाएगा पिएगा, दूसरा चीज़ कहल खाएगा पिएगा जी। एनर्जी का किंग स्ट्रिंग जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, क्या होते हैं, तुरंत उपलब्ध। लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा बार इसको देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे पोल्ट्री फार्म का मुर्गा देखा है, एक जरा सा धूप आता है तो फटाक 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 लुढ़कने चालू हो, ज़्यादा धूप लगता है तो क्या समझ रहे थे, फटाक फटाक बोल रहे थे, क्या हो रहा है, तो तुरंत क्या हो जा रहे हैं, मर जाते, ठीक है। क्योंकि उसको ऐसे ऐसे खिला, जैसे आजकल का देखिए लोग क्या है, हल्का सा, जैसे हम ही लोग धूप में ज़्यादा देर नहीं टिक सकते हैं। जो किसान खेत में काम करता होगा वो सबके लिए ठीक है ना। लेकिन ऐसे नॉर्मली जब बहुत ज़्यादा देर तक धूप में नहीं टिक सकता। आदत छूट जाने के बाद ऐसे फिर आदत हो जाएगा तब तो फिर टिक जाएगा। गांव का आदमी हैरान को बात है कि शहर का एकदम पूरा एकदम धूप में निकलवे नहीं किए, AC नहीं निकले, ऐरा को बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिलहाल यूँ है कि यदि काम नहीं किया तो सुकुमार टाइप का है कि नहीं, ठीक है। और ये सब तो मतलब क्या बोलें, खेती का कोनो एगो चीज़ नहीं जानती है। टमाटर कैसे तोड़ा जाता है नहीं आता है, क्या करें, हैं। तो वे मिट्टी से निकलकर भौम जल नदियों, अब वो धारण ज़्यादा लंबा समय तक नहीं कर सकते हैं तो वो निकल कर कहाँ जाता है, भौम जल नदियों और तालाब को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर दे सकते हैं। इसका अर्थ है उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, कम उपजाऊ। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है ना। रासायनिक खाद का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पे किया गया है, पंजाब में, है ना। पंजाब की भूमि पर वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या किया गया, प्रयोग किया गया, ठीक है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है ना। मिट्टी की गुणवत्ता को क्या कर दिया गया, कम। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। खेती की लागत क्या हो रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। और रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता होगा ना, करता पड़ता है, कौन करता पड़ता है, तो करता पड़ता है कौन, ये सेंटेंस ही करना पड़ता है। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, पालमपुर के किसानों में भूमि कैसे वितरित है, तो इसका भूमि कैसे बटा हुआ बता दो, है ना। बड़ा किसान है, उसका एकदम एक साइड एकदम ज़मीन है, ठीक है। और छोटके किसान को एकदम मैंने छोटा टुकड़ा एकदम करके रख ले, और एकदम छोटा और छोटा, एकदम छोटा भूमि है। और बड़ा किसान का बड़ा भूमि है, इतना बड़ा भूमि, ये है बड़ा, समझ गए। ये खेत के करे बड़ आदमी के रईस और सो आई सब फकीर, ये बड़ा इसको तो पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। भूमि महत्वपूर्ण है या नहीं है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवार में से, कितने परिवार में से, 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है ना। लगभग 150 परिवारों के पास भूमि नहीं है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। कितना परिवार के पास, 150 परिवारों के पास बिल्कुल भूमि है ही नहीं।
जो अधिकांशतः दलित हैं। जो आप लोगों को नहीं देखे थे कि मतलब 1/3 जो लोग हैं, 1/3 लोग, वो कौन से लोग हैं? दलित लोग। और 150 मतलब 1/3 नहीं हुआ, अरे 450 परिवार में से 150 जो हुआ वो क्या हुआ? 1/3 ना बात है। 150 150 और 150 मैंने 450। तो ऐसा नहीं कि 150 के पास ज़मीन नहीं है तो सब लोग दलित है, ऐसे नहीं। लेकिन अधिकांश इसमें कौन थे? दलित ही थे, और जिनके पास भूमि नहीं थी। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं, है ना। बाकी 240 परिवार के पास, कितने परिवार के पास? 240। मैंने हो गया ये इधर किधर 240 और इधर कितना हो गया? 150। मैंने कितना हो गया? 390 बच गया उधर कितना? 60 है ना बेचारे। तो 240 के पास 2 हेक्टेयर से कम था, है ना। 150 के पास भूमि था ही नहीं। और क्या इसमें पूछा जाएगा कि बताइए कि पालमपुर गांव की कहानी में, या पालमपुर में, है ना, कितने ऐसे लोग थे जिनके पास भूमि नहीं थी? 150, 240, 450, 80, 150। कितने परिवारों के पास नहीं थी? कितने लोगों? नहीं, परिवारों, ठीक है। यदि मैं लोगों शायद बोला तो उसके लिए लोग नहीं, परिवार। 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है, और ये 240 को भी खेती करके पर्याप्त जो आमदनी होनी चाहिए वो आमदनी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है, जरा देखिए, एक कहानी दिया हुआ है। एक किसका कहानी दिया हुआ है? गोविंद का कहानी दिया हुआ है। किसका कहानी दिया हुआ है? 1960 में कृषक गोविंद, कृषक मतलब क्या होता है? किसान गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। असिंचित जिसमें सिंचाई नहीं जा सकता था, सिंचाई नहीं किया जाता था। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। एगो भैंस था, क्या थी? भैंस। उससे अतिरिक्त क्या कर रहे थे? गुजारा कर रहे थे। उससे अतिरिक्त जो भी आय होता था उससे। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात, जब गोविंद की मृत्यु हो गई तो उनके जो पुत्र थे, कितने पुत्र थे? 3 पुत्र। तो क्या बोले? मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उसके तीनों पुत्रों के बीच बंट जाएगी नहीं। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अब देखिए, उसके बाद किसी तरह से पहले खेती कर रहा था, अब बेहतर खेती होने के बावजूद भी उसे गुजारा नहीं हो पा रहा था। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है ना। क्या बताया गया कि वर्ष के कुछ अतिरिक्त भाग में मैंने जैसे नहीं कि पूरा वर्ष भर, कुछ ऐसा समय होता है उस समय उन्हें क्या करना पड़ता था? दूसरा काम करना पड़ता था। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में काम कर रहा है, दूसरे के यहाँ लेबर का काम कर रहा है, समझ गया बात को? इस तरह से उसे क्या करना पड़ता था? किन लोगों को? गोविंद के बेटों। आप चित्र में देखिए, कौन सा चित्र? 1.5। आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं, ठीक है। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। छोटे किसान क्या करते हैं? दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं, है ना। पालमपुर में मंझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। कुछ बड़ा किसान है, उसका कितना है जी? 1.5। चित्तर कहाँ है? यही है चित्तर, दिख रहा है चित्तर बबुआ? देखो इसमें, देखो ये सब बड़ा जो है किसके पास? बड़े मालिकों के पास। ये आधा से ज़्यादा देखिए। तो अब ये उसमें भी, ये भी देखिए, ये देखिए, ये सब बड़ा। अभी बुचकुरियन या छोटा है कि कौन? तो ये सब छोटा है। दलित लोगों के पास तो ज़मीनें नहीं था। ये किन लोगों के पास? छोटे किसान। 240 परिवारों के पास। जैसे कितने परिवारों के पास?
240 पे घास और लगा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, काट लेना घर जाके, कोई दिक्कत? इधर कौन घास है रे? ये जालू वाला घास, लत है लत। हाँ तुम जानती है, इस तरह लत नहीं होता, देखो इनकी कई अपन जिंदगी, हाँ इसी तरह लत होता है। लड़का सब साथ देगा, ऐसे लत होता है कि नहीं होता है जी? देखो सब साथ दिया, 2-3 मिनट तक की बोले न, लड़की सब भी कुछ बताएंगे, ठीक है। देखिए तो इस चित्र में देख लिया जी, तब कुछ के पास क्या था, बहुत ज़्यादा भूमि है ना, बहुत के पास बहुत कम है, कुछ के पास तो 10 हेक्टेयर से भी क्या है, ज़्यादा भूमि है ना, है ना बबुआ? अब क्या है, खत्म हो गया जी। श्रम तो भूमि कैसे बटा हुआ था पता चला? कैसे बटा हुआ था बता सकते हैं? बताइए। 150 परिवारों के पास भूमि नहीं था, है ना। 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि थी, और उसको 60 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि थी। कुछ ऐसे परिवार थे जिसके पास 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि। अब देखिए श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, किसकी व्यवस्था बबुआ? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो कौन सी कारक के बारे में डिस्कस कर रहे थे? भूमि के बारे में। अभी जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में? श्रम। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। जो छोटा छोटा किसान होता है वो स्वयं वहाँ पे काम करने जाते हैं। जाते हैं या नहीं जाते हैं? जाते हैं जी। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। और जो बड़े किसान होते हैं वो वे लोग क्या करते हैं? आदमी लगाता है। मंझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं, है ना। मजदूर लगाता है और काम करवाता है। लेकिन छोटे किसान अपने काम करते हैं। देखते हो किसान जो है ना, अपने सुबह उठ गए, बहुत सुबह 4 बजे हल वगैरह लेके चल दिए, ठीक है। अब हल नहीं, अब तो ट्रैक्टर लेके जाते हैं। और क्या लेके जाते हैं? पावर टेलर लेके जा रहे हैं। छोटा छोटा मशीन आ गया, वही सब लेके जाते हैं। कुछ अभी भी लेके जाते हैं, हल वगैरह लेके जाते हैं। हल लेके एकदम कंधा में लटका लिए और लेके जा रहे हैं, है ना। चलो रे, खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से। अब वहाँ खेत में काम करने जो आते थे पालमपुर में, वो कौन आता था? चांद पर से लाता था क्या? नहीं, कहाँ से? पृथ्वी पर, पालमपुर गया, पालमपुर में ही किसको लाता था? जो छोटे किसान थे वो, वे लोग जाते थे, या तो जिनके पास ज़मीन ही नहीं, वे लोग जाते थे वहाँ पे काम करने। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई, ये कहानी हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता। अब जैसे वो जाके काम किया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको अधिकार मिल गया कि बाबू तुम काम किया है, हाँ जितना ले जा सकता है तुम घर ले जा। ऐसा है क्या? नहीं है, ठीक है। जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं, है ना। उन किसानों को के द्वारा उनको क्या मिलती है? मजदूरी नगद या वस्तु। जैसे मान लीजिए, देखिए मजदूरी जो है अब 2 तरह से देता है। कोई वस्तु भी दे दिया, कोई क्या दे दिया? पैसा भी दे दिया, नगद में दे दिया, नकद में। अब मजदूरी में जैसे अनाज वगैरह देता है, ऐसे नहीं है काम करने कहीं गया, आलू चुनने आता है इधर, तो आलू दे देता है आदमी। देते बिल्ली वाला पार्टी सब? बताओ नहीं रे, बिल्ली का आदमी नहीं का आलू ही देते ना, आ रहे हैं आलू ही दे दिए, ठीक है। पहले धान काटने आता था आदमी, धाने या चावल दे देता था। जलपान में मुढ़ी और सतुआ, आलू जलपान में, आलू क्या करेगा? आलू पका खाओ,
तो मजदूरी नकद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है, उसको काम करवाना, ज़्यादा काम करवाना तो क्या करता है आदमी, भोजन मिलता है। सुबह भी खाने दे दिया, दोपहर को भी खाने दे दिया। देते हैं आप लोग खाने हैं? किसको? ओ पुसी तोर बिलैया नहीं देती, तुमरे लोग खा ली। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। रोजगार की अवधि में भी क्या है, काफ़ी भिन्नताएं। कोई ज़्यादा दिन कमा सकता है, कोई क्या कमा सकता है। खेतों में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। अब जैसे किसी को बोल देता है कि देखिए जब तक कटाई नहीं होगा तब तक आपको क्या करना है, काम करना है आपको मेरे यहाँ, है ना। किसी को बोलता है विशेष दिन के लिए रखता है कि आज तो नहीं आ जाना, मेरे यहाँ तो नहीं झाड़ू लगाना है, ठीक है आ जाइएगा, ठीक है मेरे यहाँ क्या लगाना है 500 में, 2 झाप मारूंगा 500 में, ठीक है। समझ गई? क्या समझी? कुछ नहीं समझ में आया? 300 में यहाँ भी देखिए ना अभी। तो दैनिक मजदूरी, प्रत्येक दिन अधिक काम करते थे, उसके लिए भी बुलाया जाता था कि आज आ जाना, क्या लगाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, ठीक है आ जाइएगा, ठीक है झाड़ू लगाना है, रोड में झाड़ू। और उसके बाद कोई मैंने पूरे साल के लिए रखा जाता है। क्या रखा जाता है पूरे साल, कि देखो गेहूं का सीजन में कटाई कर देना, आलू के सीजन में कटाई कर लेना है, धान के सीजन में कटाई कर लो। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। डाला जो है कौन, एक भूमिहीन श्रमिक है, मतलब जिसके पास जमीन है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है, कि जब ज़मीनें नहीं है तो काम हमेशा ढूंढते रहना पड़ेगा जी। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये निर्धारित है 2019 में, कि सरकार द्वारा जो फिक्स किया गया है कि एक दिन में कितना दिया जाएगा 300 रुपये। लेकिन डाला को मात्र 160 टका मिलता है रे। कितना मिलता है? लगभग आधा ही कहिए। कि पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, मतलब कंपटीशन, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 गो आदमी खाली है काम करने के लिए और 1 गो आदमी की ज़रूरत है, ठीक है, तब क्या होगा, इसको बोले, ये बोलेगा दी हम 300 में काम करेंगे, तो दूसरा आदमी बोलेगा हम 280 कम कर देंगे, चलिए ना। तीसरा का बोलेगा यार आना हम 220 रुपये में कर देते हैं, तो बात है फ्री में कर दीजिएगा। कोई ऐसे ही बोल दिया होगा 160 रुपये में, तो ऐसे ही तो वो ऐसा समझ गया कि जितना हम कम करेंगे उतना में भी काम करेगा। तो अब सब आदमी यदि 200 बोलता भी होगा तो बोले नहीं 160 रुपया देंगे, किसी करना है तो बोलो, तो उसमें से जरा बहुत ज़्यादा मजबूरी होगा वो सब चल जाएगा, नहीं जाएगा। 10 गुम ककरो पूरा मजबूरी होबे करेगा, चल जाएगा 160 रुपये में। कितने में? पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है। अपनी शिकायत किससे करता है? रामकली, है ना। कौन कली? तो इधर क्यों चली? शिकायत सुनने के लिए, क्या करने के लिए? देखिए, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धन व्यक्तियों में से हैं। इन दोनों की कहानी को जरा सा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ऊपर में लिखा हुआ है डाला और एगो 10th क्लास में जो है ना, एगो डाला नाम से एक कहावत है, जो कल परसों से वो कहानी पढ़ाएं, है ना, कहानी पढ़ाएं, है ना। बच्चा सब, माता का अंचल एक कहानी है, उसमें बच्चा सब खेलता है,
तो एक बार क्या हुआ, वो हमेशा मतलब शादी में जो गांव से जाता था ना पहले डोली लेके, तो उस सबको क्या करता था है ना, चिढ़ाते रहता था है ना। जैसे ऐसे शादी करके जा रहा था, डोली में दुल्हन है, दूल्हा पीछे पीछे जा रहा है, घोड़ा में बैठा हुआ है चाहे जो है नहीं ऐसे, तो उसके लिए क्या था, पीछे नहीं आगे रहता था पहले। तो क्या हुआ कि वो सब बच्चा था तो वो सब चिढ़ाता था, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डाला के कन्हैया हमार मेहरी, समझे कि नहीं। तो मेहरी उन्हें समझते कि नहीं, पत्नी, कि उसका जो कन्हैया है वो कौन है, मेरी क्या है, पत्नी है, ऐसे ऐसे वो बोल रहे थे। तो एक बार बुढ़वा जो है ना, एक बूढ़ा था, बूढ़ा, वो एकदम पूरा पूरा गुस्सा गया, पूरा क्या हो गए थे, गुस्सा गए, और पूरा क्या इसको एकदम दौड़ाने लगे, सब लोग को दौड़ाने लगे। तो ये बोलता है कि उसका वो ऐसा व्यक्ति को किसने खोजा था है ना, घोड़मुहा, वो बोलता है ऐसा घोड़मुहा दूल्हा किसने खोज लिया, समझे ना। कहानी में लिखा हुआ है, मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो अभी दिखा देता हूँ, विश्वास नहीं होता तो, ठीक है। तो हाँ, किसको किसने खोज लिया, और बोला कि आयल है, उसका चेहरा याद है। बस कमिन कमिन सटा दो रे, तनी पढ़ाएंगे तब तक आराम से निकलेगा तो बढ़िया सटा देना, ठीक है। सजनवा भाई बहन है तो लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ डाला की कन्हैया कौन सी है, ठीक। आजकल काम मिलना कठिन है, आजकल काम मिलना क्या है, कठिन है। ये कौन बोल रहे हैं, डाला बोल रहे हैं। वो कहानियाँ थोड़ा सा लग रहा है कि अरे वो कहानियाँ पढ़ते, अब कौन सी कौन कहानी है यार है, पूरा सुना देता, आधा सुना के क्या ऐसा है, मतलब उसको क्या है, मतलब फिर इंटरेस्ट कैसे रहेगा, अगले क्लास का इंतज़ार कैसे करेंगे, भूल कैसे जाएंगे, कुछ नहीं भूलने, मैं भूलने ही नहीं दूंगा, तो फिर भुला ना सकोगे कभी भूल कर, समझे कि नहीं। मुझे विश्वास है, ये सब चीज़ थोड़ी बोलिएगा आप लोग। देखिए आजकल काम मिलना कठिन है, कौन बोल रहे हैं, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, और वह भी बहुत कम दिनों के लिए, है ना। तब तक इधर कौन, रामकली बोलती है, घनश्याम एक बड़ा किसान है, और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। मैंने कटाई करती थी नहीं है, अब हार्वेस्टर ले आया तो उसी से कटाई हो जाएगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम काम किया था। ये क्या बोल रहे हैं, हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहाई के लिए थ्रेसर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ लोग खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। अब खरपतवार को हटाने, खरपतवार में क्या होता है, घास उस जो अवांछित पौधा उग जाता है फसल के साथ, वो उसको कीटनाशक मार देता है आदमी, बस वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये और बोल रही है कि इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्ठे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। रायगंज में कहाँ पे, रायगंज जानते हैं ना, वहाँ बगल में शहर था, तो वहाँ पे बोला ईंट भट्ठे में काम करने के लिए तलाश करनी पड़ेगी, काम तलाश करनी पड़ेगी। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं। साहूकार मैंने समझते हैं, जो ब्याज पर देते हैं पैसा, जो ब्याज पर क्या करते हैं, पैसा देते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, साहूकार, ठीक है। यहाँ पे साहूकार कौन कौन है, आप हैं साहूकार, पैसा ब्याज पर देती है 1 टका। तो मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के, मतलब पिछला जो कर्ज है उस अनुसार से कारण साहूकार मुझे कर्ज देने से भी क्या करते हैं, मना करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, और देखिए, मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछले गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे जब खेतों में काम नहीं था, मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊँगा। मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ, 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। पिछले साल गर्मी में 1000 लिया था, अब 2000 देना है। बोलो कितना ब्याज बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं, 1 साल में डबल हो गया। अब करें तो क्या करें, ये सब हो गया ना, पढ़ लिए ना, है ना। वो कहानी हम लोग को था डाला का कहानी पढ़ लिए। अब आगे क्या करेंगे बाबू,
आगे पढ़ेंगे खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। खेतों के लिए क्या आवश्यक पूंजी, ये क्या है? देखिए, खेती के लिए आवश्यक पूंजी किसके लिए सर? खेती के लिए आवश्यक पूंजी। ठीक है, इसमें क्या देखना है? ठीक है, कि इसमें कौन कौन ऐसी चीज़ है जो आवश्यकता होती है? किसमें? आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। पहले की अपेक्षा ज़्यादा क्या चाहिए? पैसा चाहिए, है ना। गोबर भी गिराना पड़ेगा। गांव में घर में ज़्यादा गाय वगैरह भी नहीं होता है, तो गोबर वगैरह क्या करवाना पड़ता है? मैंने खरीदना पड़ता है। अधिसंख्य के छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले, आगत मैंने समझते हैं क्या होता है? आगतों की पूर्ति करने के लिए व्यापारियों से कर्ज लेते हैं, है ना। वो खेती करने के लिए या विभिन्न आगतों को पूर्ति करने के लिए क्या लेते हैं? कर्ज लेते हैं। आगत का अर्थ क्या होता है? कोई भी किसी भी वस्तु का या तो निर्माण कर रहे हैं या तो किसी भी वस्तु का क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं, है ना। निर्माण और उत्पादन समझते कि नहीं समझते, है ना। तो कोई भी निर्माण कर रहे हैं या उत्पादन कर रहे हैं, उसके लिए जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं उसको सबको क्या कहेंगे? आगत कहेंगे। जो उसको बनाने के लिए जितने भी कारक हैं उन सभी को क्या कहेंगे? आगत कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम बना रहे हैं एक टेबल बना रहे हैं। अब टेबल बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? लड़की की नहीं, लकड़ी की। ठीक है, लकड़ी की ज़रूरत है। फिर क्या इसकी ज़रूरत है? उसमें मान लीजिए मशीन की ज़रूरत होगा, बढ़ई की ज़रूरत होगी कि नहीं? ठीक है, फिर क्या? और क्या? कील की ज़रूरत है। ठीक है, पेंट पोचाड़ा की ज़रूरत है। और क्या ज़रूरत होगी? और कुछ नहीं। वो क्या चीज़ होता है? ठीक है, तो ये सब जितने भी चीज़ें हो गई, ये सारा क्या हो गया? आगत हो गया। तो इन आगतों को, तो वैसे ही खेती में क्या हो गया कि बहुत सारे आगतों की पूर्ति करने के लिए व्यापारियों से क्या करना पड़ता था? कर्ज लेना पड़ता। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती थी। अब ब्याज की दर जो होती थी वो क्या होती थी? बहुत ऊंची, बहुत ज़्यादा होता। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, है ना। और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता? एक देखिए सविता की कहानी है। किसकी कहानी है? ये क्या बोल रही है बेचारी? सविता एक लघु कृषक है, मतलब छोटी किसान है। समझे या नहीं समझे? लघु मीन्स क्या होता है? इतना छोटा किसान। किसान माने कम खेती, जिसके पास भूमि क्या है? 2 हेक्टेयर से भी कम। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशक के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत है ना। बोला है क्या? बीज खरीदने के लिए, या और क्या बताया जा रहा है? कीटनाशकों के खरीदने के लिए, पानी को भी खरीदने के लिए। सिंचाई जो करेगी ना, पानी खरीद के, और ये सारे चीज़ खरीद के। जैसे होता है ना कि कुआं किसी का है, बोला कि अरे इस बार सिंचाई करने दीजिएगा, इस बार तो आपको 5,000 दे देंगे, दे दीजिए सिंचाई करने। 2,000 दे देंगे, सिंचाई करने दे दीजिए। ऐसे होता है या नहीं होता? पूरा बोरा है तो उसको उस तरह से पानी खरीदना पड़ता है। अब ऐसे थोड़ी कि 1-1 लीटर पानी फ्रिज से लेके जा रहा है और वहाँ डाल रहा है गेहूँ जाके, मिनरल वाटर। ऐसा नहीं ना जी, मैं जार वाला खरीद लिया, चला ये जार वाला 20 रुपया में मिल जाएगा, और उसको ले जाके डाल रहा है। सब किसान को पनिये बेचना चाहिए। काहे कि किसान समझिए कि 1 केजी गेहूं उत्पादन करने के लिए कितना लीटर पानी की आवश्यकता होगा उसको? है 5 लीटर में कितना हो जाएगा? 1 केजी गेहूं उत्पादन इतना क्षेत्र में होगा, इस कुछ क्षेत्र में, उस क्षेत्र में एक बार में 5 लीटर पानी लेगा। हाँ, पूरा एकदम शुरू से लेकर अंत तक कितना? कम से कम 8 बार होता है ना। इधर तो लोकल 7-8 बार सिंचाई करना पड़ता है। 7-8 बार करेगा तो 5 लीटर, 8 बजे 40 लीटर। 40 लीटर 20 टका जोड़ लो, 40 लीटर का है ना। कते हो गया? 800 टका हो गया पनिया खाली, है ना। और गेहूँ 1 किलो बेचेगा तो अगर कते होगा? 25 टका। 25 टका होगा ना। अब पानी बेचना फ़ायदा है कि गेहूँ बेचना फ़ायदा है? पानी बेचो। नहीं, सही बात। क्या बोले? किसान, इसी वजह से तो किसान बर्बाद है जी।
अरे दिमाग की भी जरूरत होती है, इसी वजह से बुड़बक बना रहे हैं किसान को, सब लोग क्या बना रहे हैं, मिल के बुड़बक बना रहे हैं किसान। जागरूक हो जाइए। तो वो नगद पैसे की ज़रूरत थी उसको क्या करने के लिए, बीज को खरीदने, कीटनाशक खरीदने के लिए, पानी खरीदने के लिए, खेती की और औजार को मरम्मत करवाने के लिए। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में, कार्यशील पूंजी समझते हैं, कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3000 रुपये चाहिए। मतलब एक तो अस्थाई पूंजी एगो अलग चीज़ है, कार्यशील जो अभी यूज़ करेंगे और क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। मतलब जैसे कार्यशील क्या होता है जी, प्रत्येक बार आपको इस्तेमाल करते हैं। कार्यशील पूंजी और एक क्या था, अस्थाई पूंजी। भौतिक पूंजी दो तरह से था, कार्यशील पूंजी और क्या, तो ये दोनों जो है, तो कार्यशील पूंजी मतलब एक बार उपयोग कीजिए फिर क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो उस तरह से उसको कितना लग रहा था, 3000 रुपये। किसको, सविता को। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। क्या कर से, तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है। कितना प्रतिशत की दर से, 24% की दर से, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। ब्याज की क्या है, बहुत ऊंची दर है, ठीक है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी, और उसके बावजूद 24% ब्याजो दे रही है, और उसके बावजूद भी ये भी बोलना पड़ रहा है कि आपके यहाँ हम काम करेंगे कटाई के दिन में और 100% में काम करेंगे। क्या टका में, 100 रुपये में, समझा नहीं, ठीक है, 100 रुपये में प्रत्येक दिन। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। अब ये मजदूरी कम था या नहीं था, 300 फिक्स था, 300 में 160 का कोई देबो करता था, और इसको क्या करना पड़ता था, मजबूरी से उसको क्या बोलना पड़ता था, 100 रुपये हम काम करेंगे। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। 3 बच्चों की माँ भी है, तो घर की भी काम की जिम्मेदारी है बहुत। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत ही क्या है, कठिन है। इस वजह से वो सब मानने के लिए क्या हो जाती है, कहा है सो गए क्या रे, तैयार हो जाती। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। मझोले और क्या, बड़े किसानों को क्या होती है, खेती से बचत। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। आवश्यक पूंजी की क्या कर लेते हैं, व्यवस्था कर। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे, है ना। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। अब बचत कैसे होगी, अब सिंपल सी बात, जब कम में काम करवा रहे हैं, ब्याज भी उन्हें उपलब्ध मैंने प्राप्त कर रहा हो, सब अधिक ब्याज दे रहा है, तो और फिर क्या, उन्हें एकदम बहुत कम में काम करना, मैंने 300 की जगह पे कितना दे रहा है, 100 रुपया, है ना, और 160 रुपये। अब तक की कहानी, हमने उत्पादन के 3 कारकों भूमि, श्रम और पूंजी तक खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा या नहीं पढ़ा, है ना। अब मनुष्य के बारे में अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए अब दिए गए रिक्त स्थानों को क्या करें, भरें। इसको रिक्त स्थानों को भरना है, और भर के क्या करना है, आपको लाना है। नई किताब, भीख मांगिए आप, हाँ किताब में। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, किसमें सर, अधिशेष, ये पॉइंट पढ़ा देंगे। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है। क्या पैदा किया, गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है ना। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, ये क्या मतलब, जो हुआ खेती उसको बिक्री, है ना। तो मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया, गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, क्या करेंगे, अगर जे खाने के रखा, जे नहीं बच गया सो क्या कर दिया, बेच दिया। जाओ, वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूँ रख लेते हैं और अधिशेष गेहूँ को बेच देते हैं। अधिशेष मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों, है ना, गोविंद के बेटों के बारे में कहानी पढ़ा, सविता के बारे में कहानी पढ़े। रामकली और डाला, डाला नहीं बोलेंगे ने, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डाला के कन्हैया हमार मेहरी,
हैं, आप लोग को दिखाऊंगा वो कहानी, अभी दिखाऊंगा, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ लेने का। क्या किताब? हाँ रे, मजाक तो लग रहा है, अभी दिखाऊंगा, इसी नहीं मजाक लग गया कि घोड़मुहा लिखा होगा, तो दिखाते हैं अभी। ये टॉपिक खाली पढ़ावे दो, उसके बाद लिसन टू मी। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है। कुल उत्पादन क्या होता है? बहुत कम। इधर ध्यान दीजिए, फिलहाल इधर ध्यान, कहानी पर नहीं है ना। इधर क्या है कि छोटे मतलब गोविंद के बेटों के पास, सविता के पास अधिशेष गेहूं एकदम मतलब नहीं होता था, कम होता। कहाँ बचेगा जी, बचबे नहीं करेगा तो बेचेगा क्या? खाने से कंप्लीट नहीं होता है, ज़मीनें कम है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं, है ना। इसलिए मंझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। अब बड़ा किसान लेके जा रहा है तो सब महंगे में बेचेगा, छोटा किसान। चित्र 1.1 में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है, मैंने 350 क्विंटल गेहूं वो बेच देते हैं, है ना। अपने अतिरिक्त गेहूं कितना, क्या बताया जा रहा है? अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया, है ना। वो जो पैसा बचता था उसका अगले साल अपना खेती करेगा उसके लिए करता है। अब छोटे किसान है उसको कर्ज लेना पड़ता है, बड़े किसान देखिए अगले साल के लिए रख लेता है। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। एक और ट्रैक्टर खरीद लेगा, दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। अब स्थिर पूंजी में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि। और कार्यशील पूंजी के लिए भी क्या है? तैयार है, ठीक है। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मंझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं, जैसा कि हम देखेंगे। इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। तो फिर क्या, तो इसमें हम लोग क्या देखें कि बहुत सारा ऐसा है कि तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मंझोले किसान भी इस तरह से रखते हैं। दूसरा बड़ा किसान और मंझोले किसान जो है इस तरह से बचा सकता है अपना क्या, कार्यशील पूंजी के लिए भी रख लेता है, और कौन सी पूंजी बना लेता है? अस्थायी पूंजी भी कुछ न कुछ खरीद लेता है। तो इस तरह से अगले मौसम के लिए अपने सब कुछ तैयार रखते हैं, है ना। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं। दुकान वगैरह खोल लिया तो गैर कृषि काम कर लिया, है, जैसा कि हम देखेंगे। इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं, है ना। गैर कृषि कार्यों के लिए क्या कहते हैं? पूंजी। और अगले दिन हम लोग क्या देखेंगे? गैर कृषि क्रियाओं के लिए क्या? पूंजी। अभी जो है फिलहाल आप लोगों को क्या दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वो कहानी दिखा देता हूँ जो आप लोग बोल रहे थे बार बार कि वो सच में है क्या सर, तो देख लीजिए। ठीक है, देखिए कहानी दिखाता हूँ। कहानी में कहाँ लिखा है वहीं पे डायरेक्ट दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, एक बार क्या हुआ, यहीं से थोड़ा सा पढ़ देता हूँ आपको। तब अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई औहारदार पलकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। खूब जोर से क्या करने लगते थे? चिल्लाने लगते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्हैया हमार मेहरी। है या नहीं है? है ना। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। किसे मारा था? ढेलों से मारा था, समझे ना। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, है ना। वैसा घोड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा, है ना। वैसा घोड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है जी। हाँ, तो मैं गलत नहीं बोलता सर। मज़ा आएगा नहीं? सब बोल रहे मज़ा आएगा 10वां क्लास में। ठीक, चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया? इकोनॉमिक्स गुड़मुहा नहीं, इकोनॉमिक्स क्या ये हम लोग देख लिए। अगले दिन हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ
अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।